फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम इस लेसन का जो अपने परमाणु सिद्धांत वाला पार्ट है, इसका सेकंड लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानी जाती है। इसका दूसरा नाम भी अगर अपन लें तो हम ये कह सकते हैं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। क्योंकि देखो, पहले जो मेंडलिफ की आवर्त सारणी पढ़ी थी उस समय कहा गया था कि लगभग 63 से 65 तत्वों की खोज, मतलब उस समय तत्वों की खोज जारी थी, ठीक है ना। और ये जो आवर्त सारणी बनी है, इस आवर्त सारणी के अंदर आप पढ़ोगे 118 तत्व, यानी जितने भी ज्ञात तत्व हैं उन सब तत्वों को हेनरी मोजले के द्वारा, किसके द्वारा? हेनरी मोजले के द्वारा इन तत्वों को इसी आवर्त सारणी में जो मेंडलिफ ने बनाई थी उसी के अंदर उसी प्रकार इसको व्यवस्थित की थी। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। कारण क्या है कि मेंडलिफ की आवर्त सारणी जो थी वह किसके ऊपर आधारित थी? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। लेकिन ये जो आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में दी गई है। हमने अभी लास्ट में एक बार पढ़ा था अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अपन ने पढ़ा था ना कि तत्वों को हम परमाणु क्रमांक के आधार पर लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, तीनों एक ही चीज होती है ना। तो ये मोजले ने ये जो आवर्त सारणी बनाई थी, ये आवर्त सारणी जिसे हम कहते हैं दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, वो इनके द्वारा बनाई गई थी जो परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित थी। हम इसमें बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक का या परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो आप, हम सबसे पहले यहां लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी का आधार, आवर्त सारणी का आधार क्या लिखा गया है? आधार हम क्या लिख सकते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर इसके ऊपर ये पूरी की पूरी टिकी हुई है ना। अब जैसे हमने वो आवर्त सारणी पढ़ी थी, कौन सी? मेंडलिफ की। तो मेंडलिफ की आवर्त सारणी पढ़ने से पहले हमने इसका आवर्ती फलन नियम लिया था। उसी तरीके से इन्होंने भी अपना आवर्ती फलन नियम लिखा। तो चलो अपन इसका आवर्ती फलन नियम लेते हैं। देखिए, आवर्ती फलन नियम, ठीक है। अब वो था परमाणु भार के आधार पर और ये आएगा परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो क्या लिख सकते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या कह सकते हैं अपन? उनके, किसके? उनके परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये इसकी लाइन है। उसमें क्या था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसमें? मेंडलिफ की आवर्त सारणी में। और इस आवर्त सारणी में हम लेते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ये इसका आवर्त सारणी का नियम है। किसका? हेनरी मोजले का, ठीक है। तो ये आपको इसमें नियम ध्यान में रखना है, आवर्ती फलन नियम क्या है। इसके बाद हम अब शुरू करने जा रहे हैं ये आवर्त सारणी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर हम लेते हैं इस आवर्त सारणी का प्रारूप। क्या लेते हैं अपन? आवर्त सारणी का प्रारूप। चलिए, अब देखो आप, ये जो आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के ऊपर आधारित थी, है ना। तो अब इसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं? तो प्रारूप में सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आएगा। क्या लेते हैं अपन? प्रारूप।
आवर्त सारणी का प्रारूप भी कह सकते हो, विशेषताएं भी कह सकते हो, गुण सभी इसमें साथ में ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि यह परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित थी। उसमें हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था, परमाणु भार के, और इसमें क्या बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक के। दूसरा वही चीज अपन क्षैतिज पंक्तियां है ना, या खाने, जिसको नाम क्या दिया गया था, आवर्त। ठीक है, और एक आता है ऊर्ध्वाधर या स्तंभ, जिसको नाम दिया गया था वर्ग। इसमें भी यही नाम दिया गया है। आवर्त की संख्या इसमें आपको बतानी है 1 से 7 आवर्त, और इसमें वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। ये याद रखना है। उसमें वर्ग कितने थे, 8 और 1 9 है ना, और इसके अंदर थे, इसमें वर्ग दिए गए 18 वर्ग। ठीक है, 1 से लेके 18 तक सीधे सीधे वर्ग दिए गए पूरे के पूरे। ओके, अब देखो आप तीसरा पॉइंट ये था कि यह आवर्त सारणी 4 भागों में डिवाइड है। आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बांटी गई है, 4 भाग में। ठीक है, अब 4 भाग में पहला आता है एस ब्लॉक के तत्व। कौन से, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, दूसरा हैगा, अभी अपन ले रहे हैं ये, पी ब्लॉक के तत्व। किसके, पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा एस पी, फिर क्या आया था, डी ब्लॉक के तत्व। कौन से, डी ब्लॉक के तत्व। और चौथा है अपने इसमें एफ ब्लॉक के तत्व, जो हमने परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया था एस पी डी और एफ। तो ये आवर्त सारणी है ना, समझने के हिसाब से सबसे बेस्ट दी गई है कि 4 ब्लॉक में इसको बांट दिया, और 4 ब्लॉक का अगर आप अलग अलग अध्ययन करोगे ना, तो आवर्त सारणी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सकती है। ठीक है, एस ब्लॉक जो था, इसमें आता है वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्व। वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्व। ठीक है, अभी बता रहा हूं कैसे है। ठीक है, पी ब्लॉक वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व। कितने, 13 से 18। कैसे, ये भी बता रहा हूं। डी ब्लॉक वर्ग संख्या, अब देखो 1 और 2 इसमें आए, टोटल कितने हैं, 18 है ना। तो 1 और 2 वर्ग, 1 और 2 वर्ग के तत्व है, तो ये एस ब्लॉक के आगे। ठीक है, फिर 13 से 18, यानी बीच में 3 से लेके और 12 तक जो आते हैं, वो ये आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। वर्ग संख्या इसमें हम ले सकते हैं, वर्ग संख्या लेते हैं 3 से 12 तक के तत्व। ठीक है, और एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर, जैसे उसमें बताया था, वो आता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व। एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व, इन तत्वों को किसके अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर। अब देखो आप, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहा था ना, एस के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कितने, 2। तो एस में हम एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसलिए इसमें वर्ग दे दिए, पहला और दूसरा वर्ग। ठीक है, फिर पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने, पी के अंदर, तो पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 13 से 18 गिनो, 13 14 15 16 17 18, कितने हुए, 6 वर्ग। तो ये 6 वर्ग के तत्व इस हिसाब से आएंगे। 13वां वर्ग होगा, इसमें पी के अंदर 1 आएगा, 14वां होगा, उसमें पी के अंदर 2 होंगे, 15वां होगा, उसमें 3,
फिर 16वें में 4, 17वें में 5 और 18वें में 6 आते हैं। ठीक है, फिर डी में देखो, डी कक्षक के अंदर हमने बताया था कि 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। यहां देखो आप 3 से 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जब अपन गिनते हैं 3 से 12 तक तो 10 संख्या आती है। तो इसलिए इसमें कितने वर्ग दिए गए? 10 वर्ग दिए गए। ठीक है, और एफ ब्लॉक में तो इसमें हम बताते हैं कि एफ कक्षक में कितने 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के हमने बताया था 14 तत्व होते हैं दोनों में। 14 तत्व लैंथेनॉइड में होते हैं, 14 तत्व किसमें होते हैं? एक्टिनॉइड श्रेणी में। तो 14 तत्व है, इसका मतलब इसमें F में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसलिए एक F1 F2 F3 इस तरह से आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो इस आवर्त सारणी में हम मुख्य रूप से ये चीज बताते हैं कि आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों के अंदर आप S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक बता सकते हो। अब S, P, D और F ब्लॉक के अंदर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। S, P, D और F, ये आगे तत्व वर्ग की संख्या। ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूं, इस वीडियो में तो चलो अपन ये जनरल थ्योरेटिकल पोर्शन ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगा 10वीं क्लास का, ध्यान से सुनिएगा 10th के स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको आवर्त सारणी पूरी समझाऊंगा। आवर्त सारणी बिल्कुल यहाँ पर आवर्त सारणी आपके सामने बनी होगी। ठीक है ना, चार्ट होगा, उस चार्ट से इन सब चीजों के बारे में फिर वापस एक और वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बताएंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तो अपन क्या ले रहे हैं? आवर्त सारणी के प्रारूप और इसके बारे में समझ रहे हैं। ओके, अब देखो आप, इसके बाद इसका चौथा पॉइंट आता है, आवर्त की बात करते हैं अपन, इसकी आवर्त की बात। ठीक है ना। तो आवर्त की जब बात की जाती है, तो आवर्त में जैसे अभी हमने पहले भी लिया था, इधर कितने पॉइंट हुए? 3। अब चौथा पॉइंट था जैसे आवर्त। तो आवर्त की संख्या हमने बताई है 7 आवर्त बताए। कितने? 7 आवर्त, है ना। अब 7 आवर्त के अंदर वही चीज आएगी। पहला आवर्त था प्रथम, जैसे पहला आवर्त तो जिसके अंदर कितने तत्व थे? 2 तत्व, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। ठीक है, फिर दूसरा और तीसरा आवर्त, दूसरा और तीसरा आवर्त। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी थी? 8 तत्व थे। कितने थे? 8। तो 8 तत्व का मतलब ये अति लघु है, तो ये क्या आ गया? लघु आवर्त। कौन सा? लघु आवर्त। अब ये मैं अभी बता रहा हूं कैसे आएगा। ठीक है, फिर 2 3 आ गए, फिर 4 और 5, चौथा और पांचवा आवर्त। इसमें थे 18 तत्व। कितने हैं? 18 तत्व। तो 18 तत्व का मतलब क्या हुआ? ये लघु है, तो अब क्या जाएगा? दीर्घ आवर्त, है ना। अब देखो आप, अब यहां आगे चेंज होगा। मेंडलिक की आवर्त सारणी में हमने बताया था कि छठा आवर्त जो है, कौन सा? छठा आवर्त। छठे आवर्त के अंदर कितने? 32 तत्व थे। लेकिन यहां जब इन्होंने आवर्त सारणी बताई तो हम कह रहे हैं 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो 118 तत्वों के हिसाब से हम ये बताएंगे छठा और सातवां आवर्त जो है, इसके अंदर कितने? 32 तत्व उपस्थित होते हैं। कितने? 32। तो ये दीर्घ है ना, तो इसको नाम देंगे अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। और छठे और इसमें हम बता सकते हैं छठे और सातवें आवर्त में आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर, आवर्त सारणी के बाहर लैंथेनॉइड, अभी नाम लिखा था ना, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड श्रेणी के अंदर बांटा गया है। हमने ये लिया था, अभी बताया था ना, एफ ब्लॉक। तो छठा और सातवां देखो बता रहे कितने? 32। अब 32 में से 14 गए,
तो कितने रहे 18। तो 18 तत्व तो आपको इस आवर्त के अंदर दिखेंगे, लेकिन जो 14 तत्व हैं, है ना, वो तत्व आगे अलग से नीचे सारणी के अंदर दिए गए होंगे, है ना। तो ये आपको इसमें पूरा का पूरा ध्यान रखना है। अब हम इसके अंदर कुछ पॉइंट और ले लेते हैं ताकि आपको इसमें समझ में आ जाए। देखो आप, ये तो 4 पॉइंट इसके प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। अब परमाणु क्रमांक के आधार पर थी, तो इस आवर्त सारणी के अंदर आप ये पढ़ोगे, देखो जैसे वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 1 इसको हम कहते हैं क्षारीय धातु तत्व। कौन से? क्षारीय धातु तत्व कहलाते हैं। और वर्ग संख्या 2 इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व। अब ये क्या होते हैं अभी बता रहा हूं, मृदा धातु तत्व। ये कौन से हैं? दोनों एस ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से? एस ब्लॉक। ठीक है। क्या होता है कि क्षार धातु, क्षार धातु का मतलब होता है कि इस वर्ग की जितनी भी धातुएं हैं, ये धातुएं जब जल से क्रिया करती है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे आपने NaOH पढ़ा होगा, NaOH KOH के बारे में, तो ये क्या होते हैं? ये पहले वर्ग के तत्व हैं, तो ये इस तरह से कहलाते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया। जल से क्रिया करके क्षार बना रहे, इसलिए क्षारीय धातु तत्व के नाम से जानी जाती है। ठीक है। फिर दूसरा आता है वर्ग संख्या 2, इसे नाम दिया गया, ये भी एस ब्लॉक का है, क्षारीय मृदा धातु तत्व। क्षारीय मृदा धातु तत्व का मतलब ये है कि ये तत्व है ना, धरती जो है अपने धरातल की जो भूपटल है, मतलब ऊपर की जो परत है, उसमें खुदाई के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और उससे प्राप्त करने के बाद अगर आप इसकी जल से क्रिया कराओगे तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्षारीय मृदा, मृदा से प्राप्त किए गए इसलिए क्षारीय मृदा धातु तत्व के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। फिर इसमें हम जैसे हमने लिया एस, फिर लेते हैं पी ब्लॉक, और सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? एस ब्लॉक के तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक को हमने बताया वर्ग संख्या, क्या लेते हैं अपन? वर्ग संख्या कितनी ली थी? 13 से 18 तक के तत्व। वर्ग संख्या 13 से 18 के तत्व। अब वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व जो है ना, ये एक ऐसी सारणी है किसमें केवल हम 13 से 18 में लेते हैं, जिसमें धातु, उपधातु और अधातु तीनों इसके अंदर पाई जाती है। यानी धातुएं भी पाई जाती है, उपधातु भी पाई जाती है और अधातु। आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर भी आपको बताया होगा धातुएं क्या होती है, उपधातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। इस टॉपिक में आवर्त सारणी के बाद वापस इसके गुणों में भी मैं आपको वापस बता दूंगा कि धातु, उपधातु और अधातुएं क्या है। ठीक है। और वो भी क्या है, आवर्त सारणी के अंदर एक विकर्ण रेखा के रूप में बताई गई है। विकर्ण रेखा के एक तरफ धातुएं, दूसरी तरफ अधातुएं, और बीच में इसके अंदर क्या आ जाते हैं? उपधातु दर्शाए गए। ठीक है। फिर हम इसमें लेते हैं 18वां वर्ग, वर्ग संख्या 18। वर्ग संख्या 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। पता है ना, मैंडलिक ने बताया था कि एक शून्य वर्ग है, क्योंकि इसके अंदर अक्रिय गैसें पाई जाती है। कौन सी? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों का मतलब इनको नोबेल गैस भी कहते हैं। नोबेल गैसें, नोबेल गैसों का मतलब यह है कि ये गैसें किसी से भी क्रिया नहीं करती है। कुछ गैसें हैं जैसे जिनॉन, जिनॉन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से विशेष परिस्थिति के अंदर क्रिया करती है। बाकी हीलियम, आपने नाम सुना होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये ऐसे तत्व हैं जो अक्रिय गैसों के अंतर्गत आते हैं, यानी किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए इसे आवर्त सारणी के सबसे लास्ट में इस तरफ 18वें वर्ग के अंदर या शून्य वर्ग के अंदर रखा गया है। ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो धातु, उपधातु, अधातु भी पढ़ोगे। फिर नीचे हम कहते हैं एक वर्ड आएगा परा यूरेनियम तत्व के नाम से। देखो परा यूरेनियम तत्व, परा यूरेनियम
तत्व। ये है ना, कभी कभार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो परा यूरेनियम तत्व का मतलब ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। तो 92 यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व, ये ना एस ब्लॉक जो अभी अपन ने बताया है। देखो अभी तक अपन ने एस पी के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। फिर डी और एफ के बारे में अभी बात करता हूं अपन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, अब इसके अंदर परा यूरेनियम तत्व के बाद हम लेते हैं इसके अंदर डी और एफ ब्लॉक के बारे में। क्या होते हैं ये? तो डी और एफ ब्लॉक जो होता है, हमने बताया डी ब्लॉक तीसरा। तो डी वर्ग संख्या कितनी बताई है अपन ने? देखो डी ब्लॉक के तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्व जो है ना, अब डी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या कितनी आ रही है? 3 से 12 तक, है ना। अब होता यूं है कि S एक तरफ, दूसरी तरफ होता है P, और S और P के बीच में जो तत्व आते हैं ये कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। कौन से? डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है कि इसमें ना एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं या बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। तो इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये S और P के बीच में है। यानी देखो आप आवर्त सारणी अभी अपन लेंगे ना, तो आवर्त सारणी में आप देखोगे जैसे ये S है और इधर P है, ठीक है ना, इनके बीच में यूं पाए जाते हैं ये। तो ये डी ब्लॉक है, तो इनको हम ब्रिज भी कह सकते हैं। S और P को जोड़ने का जो काम करता है वो ये डी ब्लॉक के तत्व करते हैं, और इनको संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। आप कोई भी धातु देखते हो या कोई भी हम ऐसी वस्तु देखते हैं जिसके अंदर रंग पाया जाता है, कलर, तो वो कलरफुल जो होते हैं वो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, इनके अंदर कलर पाया जाता है, कलरफुल तत्वों के नाम से जानी जाती है। कौन से? डी ब्लॉक के तत्व। वर्ग संख्या 3 से 13 तक के तत्व आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना आता है एफ ब्लॉक के तत्व। इनको जैसे ये संक्रमण तत्व है तो इनको नाम दिया गया है अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। हाँ, इसमें एक और आपको डी ब्लॉक में बता देता हूं कि डी के अंदर 3D, 4D, 5D और 6D 4 श्रेणियां पाई जाती है। इसके अंदर है ना, किसमें? इसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर 3D, 4D, 5D और 6D, ये 4 श्रेणियां इसमें पाई जाती है। श्रेणी का मतलब यही हुआ कि जैसे अपन ने परमाणु क्रमांक संख्या 21 से 30 तक पढ़ा था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 3D में भरे गए थे, 3D1, 3D2, 3D3, है ना। तो वो 3D श्रेणी कहलाती है। और दूसरी है 4D श्रेणी, फिर 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ये 4 श्रेणियां इस डी ब्लॉक के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये संक्रमण तत्व है ना, तो ये प्रथम संक्रमण, द्वितीय संक्रमण, तृतीय संक्रमण और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये श्रेणियां हैं, इसमें 4 श्रेणियां, कितनी है? 4 श्रेणियों के अंदर इसको बांटा गया है, 4 श्रेणी है इसके अंदर। अब अंतः संक्रमण श्रेणी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये परमाणु के अंदर डी से भी अंदर की तरफ पाए जाते हैं। आप जब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो इसके अंदर
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु के इसकी संरचनाएं जब पढ़ते हैं तो संरचनाओं के अंदर एक एक चीज बताई गई है कि भाई ये S बाहर होता है, फिर D होता है, फिर अंदर F के कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। इन F ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा धातु तत्व कहलाते हैं। दुर्लभ मृदा धातु तत्व कौन से हैं? F ब्लॉक के तत्व। और इसमें भी दो श्रेणियां हैं, ठीक है। और दोनों श्रेणियों में पहली कौन सी आती है? लैंथेनॉइड श्रेणी। कौन सी है? लैंथेनॉइड श्रेणी, ठीक है। और दूसरी अपन लेते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी। दूसरी कौन सी आती है? एक्टिनॉइड श्रेणी के नाम से जानी जाती है ना। तो ये लैंथेनॉइड को हम नाम देते हैं प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। अंतः संक्रमण श्रेणी, ठीक है। और इसको एक्टिनॉइड श्रेणी को कहते हैं द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। अंतः संक्रमण श्रेणी, या ये कह सकते हैं जैसे इसमें हमने इसको बांटा ना 3D 4D 5D 6D, तो इसको जब अपन लिखते हैं तो लैंथेनॉइड श्रेणी को कहा जाता है 4F श्रेणी। कौन सी? 4F श्रेणी। और एक्टिनॉइड श्रेणी को कहा जाता है 5F श्रेणी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो ये F ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। तो आज हमारा ये वीडियो आपको केवल इतना बताना था कि ये आवर्त सारणी जो है ना ये किस तरह से बनी हुई है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। अभी तक मैंने आवर्त सारणी का प्रारूप नहीं बताया, ठीक है ना। तो आप एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं आपको इधर आवर्त सारणी बता देता हूं कैसी दिखती है वास्तव में ये आवर्त सारणी, ठीक है। एक सेकंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखिए, ये है हमारी आवर्त सारणी। देखो आप इसको गौर से देखिएगा, ये आवर्त सारणी है हमारी, ठीक है ना। अब इस आवर्त सारणी के अंदर आप देखोगे, ये आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट पीरियड के अंदर, ठीक है ना। देखो आप इसको देखेंगे ना, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप और पीरियड। ये देखो 1 2 पहला और दूसरा वर्ग ये यूं चलते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्तंभ। और यूं चलते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा वापस एक सेकंड इधर ध्यान देना कि पहला और दूसरा वर्ग ये है, देखो यहां लिखा हुआ है 1 और 2, ये S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। फिर इधर देखो, आप इधर आइए, 13 14 15 16 17 और 18, 13 से 18, लेकिन 18 के साथ ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0। तो 0 मतलब शून्य वर्ग भी है। तो ये P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यहां तक देखो 1 2 3 4 5 6, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा P ब्लॉक है। और इस P ब्लॉक को और इस S ब्लॉक के बीच में यहां से देखिएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 10 है ना। ये 1 2 3 4 यूं है, 10 यूं है, टोटल 40 तत्व है ना। ये सब किसके हैं? D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी के बाहर ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा हुआ है 6 और 7, ये है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व। और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के ये 14 तत्व इसके अंतर्गत दिए गए है ना। अब ये कैसे है, क्या चीज है, ये अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। इस वीडियो को जो अभी अपन ने बताया है इसको भी ध्यान से पढ़िएगा पूरा, ठीक है ना। तो बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।